नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद भाग 3 से कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51, हम बिस्पाई जन्म के किसकी कृति है, यानी कि हम बिस्पाई जन्म की रचना किसने किया है। विकल्प ए कह रहे हैं कि दुष्यंत कुमार ने किया, विकल्प बी बालक शर्मा नवीन ने किया, विकल्प सी है सियाराम शरण ने किया, या फिर विकल्प डी आरसी प्रसाद ने। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आपको देना है। थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बालक शर्मा नवीन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब कैसे दिमाग में बैठा है, तो देखिए, हम बिस्पाई जन्म के, है ना, हर हम बिस पाते हैं जन्म जन्म के, कौन सी बोले नवीन, एक नवीन बिस मिल जाती है, ऐसे दिमाग में रखिएगा। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं ना जो कोई भी जन्म ले ले, कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनको कोई न कोई बिस मिल जाता है। तो हम बिस पाई जन्म के, हमने भी बिस पाया है इस जन्म के, कैसा बोले नवीन नवीन, है ना। तो नवीन फार बालक शर्मा नवीन इज राइट आंसर, है ना। तो हमने क्या पाया, बोले नवीन बिस पा गया इस जन्म में, इस जन्म में नवीन बिस पाया है, नवीन बिस पाया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और एक रचना और है, बिल्कुल मिलती जुलती है दुष्यंत कुमार की, कि एक कंठ, बिल्कुल एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार की है, और हम बिस्पाई जन्म के बालक शर्मा नवीन की। तो हम बिस पाते हैं जन्म के, कौन बोले नवीन जन्म के, जन्म जन्म के नवीन बिस पाते हैं, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा और कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि कलापी और संचयिता किसकी कृति है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामदेव त्रिपाठी की, विकल्प बी आरसी प्रसाद की, विकल्प सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 52 का जवाब आप दीजिए। और ढेर सारी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आरसी प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। देखिए, संचयिता कलापी, संचयिता कलापी बोले संग में है आरसी। तो संकल्पा संचयिता कलापी रचना किए आरसी, आरसी संचयिता कलापी, आरसी संचयिता कलापी, ध्यान में रख लीजिएगा। तो आरसी प्रसाद की रचना है कौन सी, बोले सर संचयिता और कलापी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज की इस सूत्री में इन दोनों रचनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि हिम किरीटनी एवं हिम तरंगड़ी किसकी कृति है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामदेव त्रिपाठी की है, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान की, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त की, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप दीजिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर हिम किरीटनी और हिम तिरंगड़ी रचना विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए, जो हिम की किरीटनी है ना, हिम और हिम तरंगड़ी माखन सी होती है, ध्यान में रखिएगा। तो हिम की किरीटनी हो चाहे हिम की तरंगड़ी हो, माखन सी होती है। तो माखन सी का मतलब हो गया माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, कृतियां हैं, ऐसे दिमाग में बैठा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि मौर्य विजय एवं बापू कृति के रचनाकार कौन है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए त्रुटि हुई है, आपका प्रश्न होना चाहिए था कि मौर्य विजय एवं बापू कृति के रचनाकार कौन है। विकल्प ए है माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प बी सियाराम शरण गुप्त हैं, विकल्प सी सियाराम शरण गुप्त हैं, या फिर विकल्प डी बालक शर्मा नवीन है। तो प्रश्न संख्या 54 का जवाब आपको देना है, सोच समझ का जवाब दीजिएगा। और बिल्कुल प्रश्न संख्या 54 आपके स्क्रीन पर है कि मौर्य विजय एवं बापू किसकी रचना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर। देखिए, बिल्कुल मिलता जुलता दो विकल्प आपको है, एक है सियाराम शरण और एक है राम शरण, है ना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं, खास तौर से जो रचनाकार होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, उससे मिलता जुलता एक और नाम डाल देते हैं। और अगर आप उसको बिल्कुल ध्यान से नहीं देखेंगे या ध्यान से अध्ययन नहीं किए होंगे, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर भटक जाएंगे और बना बनाया प्रश्न जाके गलत हो जाता है।
तो निश्चित रूप से जो भाई बहन बिल्कुल विकल्प बी को सही किए हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका जवाब सही है। देखिए, मोर विजय कर लिए कब? जब सियाराम की शरण में गए। बापू किसके शरण में जाते? बोले बापू भी तो सियाराम के शरण में जाते हैं, नहीं कि सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। तो मोर विजय करते हैं सियाराम के शरण में जा करके। बापू जाते हैं नित्य किसके? बोले सियाराम के शरण में। तो सियाराम के शरण का मतलब होगा सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर। मोर विजय और बापू दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्टार लगा लीजिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न में असंगत विकल्प का चयन करें। विकल्प ये कह रहे कि त्रिधारा और मुकुल के रचनाकार बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान है। विकल्प बी उर्मिला और बिनुआ अस्तवन के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। विकल्प सी माता और समर्पण के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और विकल्प डी निशीथ और चित्ररेखा के रचनाकार आर.सी. प्रसाद सिंह है। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 आपके स्क्रीन पर है। एक विकल्प असंगत है और जो विकल्प असंगत है उसी को आपको उत्तर के रूप में चयन करना है। और प्रश्न संख्या 55 में जितनी भी रचनाएं हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इन सभी रचनाओं को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। किसी न किसी परीक्षा में आपसे जरूर इन रचनाओं से सामना होने वाला है। मैं आपको पहले ही बिल्कुल, है ना, कहते सचेत कर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल अब आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। निशीथ और चित्ररेखा आर.सी. प्रसाद की रचना नहीं है, बल्कि किसकी? राम कुमार वर्मा की है। तो ध्यान में रखिएगा, निशीथ में राम कुमार वर्मा, निशीथ में राम के कुमार क्या करते हैं? चित्ररेखा बनाते हैं। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि निशीथ में राम के कुमार चित्ररेखा बनाते हैं। निशीथ और चित्ररेखा राम कुमार वर्मा जी की रचना है, ठीक है। चलिए, आगे कह रहे हैं कि माता का समर्पण बिल्कुल माखन सा होता है। माखन सा का मतलब है कोमल और सॉफ्ट है। जो माताएं होती हैं ना, किस प्रकार से समर्पण भाव रखती हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि माता का समर्पण माखन सा होता है। तो माता और समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। उर्मिला और बिनुआ स्तवन नवीन है ना। उर्मिला के पास जो बिनुआ का स्तवन है बिल्कुल नवीन है, नवीन की रचना है, ध्यान में रखिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर। त्रिधारा और मुकुल, है ना, अगर किसी को त्रिधारा और मुकुल मिल जाए तो भैया बड़ा शुभ शुभ होगा। शुभ शुभ का मतलब है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल प्रश्न संख्या 55 को जितने भी रचना है, रचनाकार हैं, उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। और आर.सी. प्रसाद की भी आपने दो रचनाएं देखी हैं, संचयिता और कलापी। वेरी वेरी मोस्ट रचनाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 56 है कि हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, यानी कि हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी को, विकल्प बी रामेश्वर शुक्लांचल को, विकल्प सी बच्चन सिंह को, या फिर विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर हालावाल, हालावाल का हमने बताया था जब मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने बताया था। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया किसी विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। हाला माने हल्लावाद, हल्लावाद कहाँ होता है? जिसके यहाँ बच्चे होंगे। अगर बच्चे हैं ना तो हल्लावाद तो होगा भैया, है ना। शोर शराबा कितना होगा और कितनी मात्रा में होगा, तो इसका तो अंदाज़ा जिसके यहाँ बच्चे होंगे वही लगा सकते हैं, है ना। तो हालावाद मतलब हल्लावाद कहाँ? हरिवंश राय बच्चन, जिसके यहाँ बच्चे हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 56 को बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल आप, है ना, दिमाग में बैठा लीजिए। बात करें जयशंकर प्रसाद को, तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और बात करते हैं इलाचंद जोशी जी ने माना है छायावाद का प्रवर्तक, है ना। बाकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से माना है। नंदुलारी वाजपेयी, है ना, ने सुमित्रा चंद्र पंत को माना है, आपने पढ़ा था। मैथिली और मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना है, आपने पढ़ा था, है ना। प्रभा माखन खक्कर आई हैं, है ना, तो प्रभाकर माखनलाल चतुर्वेदी को माने हैं। तो फिलहाल अगर बात यहाँ पे की जाए तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा, छायावाद से संबंधित है। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की बात जहाँ पे आ जाती है तो बिल्कुल अंचल है मानसल, अंचल है मानसल, तो ये मानसलवाद के प्रवर्तक हैं। और बच्चे जान ही रहे हैं हल्लावाद यानी कि हालावाद। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आई थिंक प्रश्न संख्या 56 का जो जवाब है हालावाद के प्रवर्तक, तो बच्चे हालावाद के प्रवर्तक होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या जो है 56 का विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 57 है कि हिंदी का वायरन किस कवि को कहा जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त को, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर को, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर विकल्प डी हरिवंश राय बच्चन को। तो प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल आप सबका जवाब तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए।
हरिवंश राय बच्चन इज राइट आंसर, है ना। देखिए बा से वायरन और बा से बच्चन, हाँ बा से वायरन बा से बच्चन, तो बच्चे भी एक वायरन ही हैं, है ना, वायरन है। वायरन देखियो हारन समझिए, वायरन और हारन, हरन, है ना। तो कौन है, बोले सर बच्चे। तो हिंदी का जो वायरन है वो बच्चे हैं, बच्चे फॉर बच्चन को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए वायरन बच्चन ऐसे कुछ के लिए बनाइएगा और इस प्रश्नों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि खादी के फूल एवं मिलन यामिनी कृति किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नरेंद्र शर्मा की है, विकल्प बी रामेश्वर शुक्ल अंचल की है, विकल्प सी भगवती चरण वर्मा की, या फिर विकल्प डी हरिवंश राय बच्चन की। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हरिवंश राय बच्चन इज राइट आंसर, है ना। तो खादी के फूल बोले और मिलन यामिनी, है ना। देखिए खादी का फूल भैया बच्चों को प्रिय है ना। खादी का फूल अगर मिल जाए तो बच्चों को प्रिय है, और मिलन यामिनी को बच्चे प्रिय हैं। तो मिलन यामिनी बच्चे फॉर बच्चन, और खादी का फूल किसे प्रिय है, बच्चों को प्रिय है। तो ऐसे क्लू बनाइएगा और झटके से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल ये टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी है, प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सबके लिए प्रस्तुत होती है, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे आपके टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा हल कराए जाते हैं, जो कि ट्रिक से और व्याख्यात्मक रूप से बिल्कुल कराए जाते हैं। तो ढेर सारे भाई बहन जुड़ करके अपनी तैयारी को जांच परख रहे हैं और तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। तो आप में से जो भी भाई बहन नए हैं, तो आप सबसे भी आग्रह है कि प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़िए, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे टीजीटी पीजीटी हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नोत्तरी के लिए जरूर जुड़ें। तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था प्रश्न संख्या 58 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में से किस कवि पर उमर खयाम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। विकल्प ए कह रहे हरिवंश राय बच्चन, विकल्प बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, और विकल्प सी की बात करें तो नरेंद्र शर्मा, या फिर विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 59 के विकल्प ये को लॉक किया जाए, है ना। देखिए उम्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो बोले सर बच्चों पर पड़ता है। तो उम्र का प्रभाव है बच्चों पर, है ना। कभी कभी कहते हैं बच्चा बड़ा जिद करता है, बवाल करता है, झगड़ा करता है। तो बिल्कुल क्यों करता है, क्योंकि उसके ऊपर उम्र का प्रभाव है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों के ऊपर उम्र का प्रभाव पड़ता है। तो उमर खयाम, हरिवंश राय बच्चन। और आपने पढ़ा था कि उमर खयाम की रुबाइयाँ, है ना, बिल्कुल किसके, मैथिली गुप्त ने। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। 2 आपको मिलेंगे यहाँ पर। छायावाद में आपने देखा कि बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन है, और द्विवेदी युग में आप देखेंगे तो महावीर प्रसाद मैथिली गुप्त को, ठीक है। मैथिली गुप्त और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, दोनों लोगों को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए तो उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव किसके ऊपर, मैथिली गुप्त पर, और यहाँ पर उमर खयाम का सर्वाधिक प्रभाव हरिवंश राय बच्चन पर। तो क्लू बना लीजिएगा कि उमर का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 60 है कि करुण सतसई किसकी कृति है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनूप शर्मा की, विकल्प बी वियोगी हरि की, विकल्प सी रामेश्वर करुण की, या फिर विकल्प डी ईश्वरी प्रसाद शर्मा की। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। रामेश्वर करुण इज राइट आंसर, है ना। अब करुण सतसई किसकी है, बोले सर करुण सतसई तो रामेश्वर करुण की है, करुण सतसई रामेश्वर करुण की है। ऐसे क्लू बनाइएगा और प्रश्न संख्या बिल्कुल 60 को दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 61 है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रताप का, विकल्प ए प्रभा का, विकल्प बी प्रताप का, विकल्प सी करमवीर का, या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी का। तो सोच समझ कर जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 61 आपके स्क्रीन पर है और साफ सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी थे ना, तो प्रताप, प्रभा और करमवीर, है ना। तो बिल्कुल माखन खा करके कौन, बोले प्रताप और प्रभा बिल्कुल कर्म करते थे। तो करमवीर का संपादन माखनलाल क्या करते थे, बोले सर माखनलाल जो है चतुर्वेदी क्या करते थे, है ना। बिल्कुल प्रभा और प्रताप का, है ना। तो प्रताप, प्रभा और करमवीर का संपादन करते थे। तो माखन खाकर प्रभा, प्रताप और करमवीर का संपादन करते हैं। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि माखन खा के प्रभा, प्रताप, है ना, और करमवीर का संपादन करते हैं। तो
तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठ जाए कि माखन खा के प्रभा प्रताप और कर्मवीर का संपादन करती है, तो जो भी क्लू आपको आसान दिखे, है ना, बिल्कुल उसको कंठस्थ करिए और दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि रहस्यवाद का चित्रण है, विकल्प बी राष्ट्र प्रेम है, विकल्प सी राष्ट्र प्रेम और आत्मसर्ग है, या फिर विकल्प डी श्रृंगार परक चित्रण है। तो ढेर सारी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, राष्ट्र प्रेम और आत्मस्वर्ग इज राइट आंसर, है ना। जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना का प्रधान स्वर है, बिल्कुल राष्ट्र प्रेम और आत्मस्वर्ग है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि झांसी की रानी कविता किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि मीराबाई, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प सी मन्नू भंडारी, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। झांसी की रानी बिल्कुल किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, झांसी की रानी क्या बोले, झांसी के लिए शुभ थी, तो झांसी की रानी शुभ थी, शुभ फॉर सुभद्रा कुमारी चौहान की, है ना, बिल्कुल एक कविता है। तो झांसी की रानी झांसी के लिए शुभ थी, देश के लिए शुभ थी। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा, हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा कि झांसी की रानी भैया तो शुभ थी देश के लिए, इधर ध्यान में रखिएगा, और शुभ शुभ माने सुभद्रा कुमारी चौहान को बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि दिल्ली शीर्षक कविता किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि निराला की, विकल्प बी बालकृष्ण शर्मा नवीन की, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी की है, या फिर विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो सोच समझ करके प्रश्न संख्या 64 का जवाब आपको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, निराला इज राइट आंसर, है ना। दिल्ली क्या है? बोले सर दिल्ली तो बड़ी निराली है, दिल्ली बड़ी निराली है। दिल्ली में अगर आप जाओगे ना तो आपको बहुत निराली दिखेगी, बहुत अनोखी दिखेगी। ऐसे कुछ क्लू बनाइए, ट्रिक बनाइए और दिमाग पे बैठा लीजिए, है ना। और ढेर सारे भाई बहन हमारे साथ दिल्ली से भी जुड़े हैं, तो वो लोग जानते हैं कि दिल्ली कितनी निराली है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 64 का विकल्प ए निराला दिल्ली, निराला दिल्ली, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 65 है कि ओ भिखमंगे, अरे पराजित ओ मललूम, अरे चिद, अरे चिर दोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग, अरे निद्रा सम्मोहित, किसकी पंक्ति है? विकल्प ये कह रहे हैं कि निराला जी की पंक्ति है, विकल्प की बी कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की, विकल्प सी बालकृष्ण शर्मा नवीन की, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी की। तो प्रश्न संख्या 65 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए इस पंक्ति को आपको कंठस्थ करना है, और आज ही इसी वीडियो में आपको, बिल्कुल आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में आपको कंठस्थ करना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर। कैसे? अरे ओ भिखमंगे, है ना, ओ भिखमंगे, है ना, तुझे मालूम नहीं है, मलमूल नहीं है ना, मल्लूम नहीं है क्या कि नवीन, है ना। तो नवीन नवीन भिखमंगे दिखे होंगे, है ना, ओ नवीन भिखमंगे, अरे, है ना, तो ओ नवीन भिखमंगे, ओ भिखमंगे, ओ भिखमंगे, वे नवीन भिखमंगे, वे नवीन भिखमंगे। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, नवीन फॉर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है, ओ भिखमंगे, वे नवीन भिखमंगे, है ना। कभी कभी देखते हो कुछ नवीन भिखमंगे दिखाई दे देते हैं, तो वो नवीन भिखमंगे, वे नवीन भिखमंगे, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। तो वे नवीन भिखमंगे, तो नवीन फॉर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है, वे भिखमंगे, अरे पराजित ओ मल लोग। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि एक बार बस और नाच तू श्यामा पंक्ति किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि निराला की, विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी की, विकल्प सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब आपको देना है, सोच समझ कर देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, निराला इज राइट आंसर, है ना। अगर श्यामा एक बार तू और नाच दो तो बड़ी निराली बात है, हे श्यामा तू एक बार और नाच दे, बस एक बार और नाच दे, बड़ी निराली बात है। तो बस एक बार और नाच दो तो बड़ी निराली बात हो जाएगी। निराली फॉर निराला जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। प्यारा सी पंक्ति है, और कभी कभी ये प्यारी सी पंक्ति जो परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 67 है कि कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और 20 बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो इस प्रश्न की एक बार फिर परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि बाल के शर्मा नवीन की है, विकल्प बी अगेय की, विकल्प श्री सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर की। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 67 आपके स्क्रीन पर है कि कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। बाल के शर्मा नवीन इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? कब कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ जिससे कि उथल पुथल मच जाए और एक हिलोर इधर से आवे और दूसरी हिलोर उधर से आ जाए। तो हे कभी कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ, है ना। तो नवीन तान का मतलब हो गया बाल के शर्मा नवीन इज राइट आंसर। तो कब कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आवे एक हिलोर उधर से जाए। तो नवीन का मतलब है बाल के शर्मा नवीन इज राइट आंसर। और जब मैं कभी और उनकी पंक्ति वाली क्लास ले रहा था तो मैंने बिल्कुल आपको ऐसे ही ट्रिक से बताया है। तो जो भाई बहन बिल्कुल नए हैं उनको याद करने में दिक्कत होती है, अभी जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, तो उन भाई बहनों के लिए विशेष आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से टीजीटी या पीजीटी की कोई भी प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिए, सारी आपको क्लास मिल जाएगी। ट्रिक से है, व्याख्यात्मक रूप से है, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। और आप कमेंट में देख भी सकते हैं कि जो नए भाई बहन हैं उनको बहुत लाभ मिल रहा है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया, विकल्प बी बाल के शर्मा नवीन इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 68, एक फूल की चाह कविता किसकी है? विकल्प ए कह रहे कि माखनलाल चतुर्वेदी की, विकल्प बी सियाराम शरणगुप्त की, विकल्प सी मैथिली शरणगुप्त की, या फिर विकल्प डी है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आप दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और निश्चित रूप से अगर आप सोच समझ कर नहीं देंगे तो इस प्रश्न से बिल्कुल निश्चित रूप से एक्सीडेंट कर लेंगे और आप कह सकते हैं ना गच्चा खा जाएंगे। तो बिल्कुल आई थिंक आप सबका जवाब सही आना चाहिए, है ना। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सियाराम शरणगुप्त इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, एक फूल की चाह होती है ना, कोई भी फूल कितना खूबसूरत क्यों ना हो, तो उस फूल की जो चाह होती है कि मुझे सिया और राम की शरण मिल जाए। तो फूल की चाह है सिया और राम के शरण में जाएं। फूल कहाँ जाना चाह रहा है? सिया और राम के शरण में जाना चाहता है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि एक फूल की चाह है कि सिया और राम के शरण में जाके गुप्त हो जाएं, तो सिया राम शरण गुप्त, है ना। तो फूल की चाह यही है कि सिया और राम के शरण में जाके गुप्त हो जाए। और इसी से मिलती जुलती एक रचना है, पुष्प की अभिलाषा है क्या कि माखन सा लाल हो जाए, है ना। एक पुष्प की अभिलाषा है कि माखन सा लाल हो जाए, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। और फूल की अभिलाषा, फूल की चाह है कि मैं सिया और राम के शरण में जाके गुप्त हो जाऊँ। तो ऐसे क्लू बनाइएगा और इससे कंठस्थ कर लीजिएगा। एक बार इस प्रश्न को मैंने एक प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल शामिल किया था, तो ढेर सारे भाई बहन जो कि बहुत अच्छी जिनकी तैयारी है उनसे भी जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो गया था। तो बिल्कुल आप लोग आई होप कि इस प्रश्न को अब गलती नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से, है ना, बिल्कुल प्रश्न संख्या 68 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है, विकल्प बी महादेव वर्मा की है, विकल्प सी मैथिली शरणगुप्त की, या फिर विकल्प डी सियाराम शरणगुप्त की है। तो प्रश्न संख्या 69, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आप सबको जवाब भी देना है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो बस वही, सर जलियांवाले बाग में जब बसंत आता है ना तो बहुत शुभ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। झांसी की रानी बिल्कुल शुभ है देश के लिए, जलियांवाले बाग में बसंत हो तो शुभ है ना। जलियांवाले बाग में आपने देखा होगा ना, एक बहुत भयंकर और भीषण आप कह सकते हैं कांड हुआ था, धुआंधार अंग्रेजों द्वारा गोली चला दी गई थी। तो आप समझ लीजिए अगर उसमें बसंत खिल जाए ना तो बहुत शुभ बात है। बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जलियांवाले बाग में अगर बसंत खिल जाए तो सर बहुत शुभ बात है। तो शुभ फॉर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, है ना, ये कह सकते हैं कविता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न का 70 है कि पारिवारिक संबंधों को लेकर लिखने वाली लेखिका कौन सी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, विकल्प बी मन्नू भंडारी है, विकल्प सी अलका सरावगी है, या फिर विकल्प डी प्रभा खेतान है। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर, है ना। तो कभी कभी ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से पारिवारिक संबंधों को लेकर लिखने वाली लेखिका कौन है? तो पारिवारिक संबंधों को लिखने वाली लेखिका जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 70 के विकल्प ए को हमेशा के लिए
कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन है। विकल्प बी कह रहे हैं श्रृंगारिक जीवन है। विकल्प सी सामाजिक जीवन है, या फिर विकल्प डी राजनीतिक जीवन है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न क्या 71 आपके स्क्रीन पर है और सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, है ना। राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन दोनों जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रमुख जो वर्ण विषय था। ठीक है, तो राष्ट्र के साथ प्रेम और पारिवारिक जीवन, है ना, बिल्कुल शुभ होता है। शुभ यही है। क्या शुभ है? बोले सर एक तो राष्ट्र के साथ प्रेम होना चाहिए और दूसरा आपका पारिवारिक जीवन है ना, सही हो तो शुभ है, शुभ है, अच्छा है। ऐसे क्लू बनाइएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 72 बहुत प्यारा सा प्रश्न है, जो कि एक पंक्ति है और पंक्ति के विषय में पूछा जा रहा है। किसकी पंक्ति है? पंक्ति है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। यह पंक्ति किसकी है? और जब हम लोग बिल्कुल बचपन में कक्षा 3 या 4 में पढ़ते थे तो हम लोगों के सिलेबस में पाठ्यक्रम में कविता थी, अब तो शायद नहीं है ना। तो बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की, विकल्प बी कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा की है, विकल्प सी मन्नू भंडारी, या फिर विकल्प डी प्रभा खेतान की। तो सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 72 बहुत है बेहतर आपके स्क्रीन पर और आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, तो बिल्कुल आप सबके लिए आसान सा होना भी चाहिए, क्योंकि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है और शुभ है सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। देखिए, कह रहे कि मैं बचपन को बुला रही थी तो बोल उठी बिटिया मेरी, और नंदन वन से फूल उठी छोटी सी कुटिया। तो छोटी सी कुटिया हो चाहे बड़ा सा महल हो, जिसके पास जो भी है उसके लिए शुभ है। तो ध्यान में रखिएगा, छोटी सी कुटिया मेरी, है ना, नंदन वन से फूल उठी तो मेरे लिए बहुत शुभ हो गया, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और मैं बचपन को बुला रही थी तो बिटिया बोल उठे, तो ये भी शुभ है। तो शुभ फॉर सुभद्रा कुमारी चौहान, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 72 को बिल्कुल हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 73 है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, है ना। बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 8 की पुस्तक में ये कविता है। तो इस कविता को पूछा जा रहा है किसकी कविता है। विकल्प ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की, विकल्प बी हरबंस राय बच्चन की है, विकल्प सी भगवती चरण वर्मा की है, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 73 का उत्तर आपको देना है कि हम दीवानों की हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी बिल्कुल पंक्तियाँ हैं। तो ढेर सारी भाई बहनों का रटा हुआ है कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए, भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर, है ना। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो बस वही कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, किसके बोले सर भगवती के चरण, है ना। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है भगवती के चरण के आगे, यानी कि हम लोग दीवानों की कोई हस्ती नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा कि हम दीवानों की क्या हस्ती है भगवती चरण के आगे, है ना। तो हम आज यहाँ हैं कल भगवती के चरण में चले जाएंगे, हम हैं आज यहाँ कल भगवती के चरण में चले जाएंगे। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि हम दीवानों की हस्ती जो है भगवती के चरण के आगे कुछ नहीं है, हम आज यहाँ हैं और कल भगवती के चरण में चले जाएंगे। तो भगवती के चरण का मतलब भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 74 है कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह ज्ञान, पंक्ति किसकी है ना। कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह ज्ञान, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो प्रश्न संख्या 74 का उत्तर आप सभी के द्वारा आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं, कौन बोले सर पंत, छोटे छोटे पंत छिपे हैं। तो पंत फॉर पंत को बैठा लीजिएगा, है ना। और मधुमेह गान बोले सर मधुमेह गान तो करते पंत, मधुमेह ज्ञान तो करते पंत, है ना, सुमित्रा नंदन पंत, ये ध्यान में रखिएगा। तो धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं क्या, बोले सर पंत, पंत पंत फॉर सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 75 है कि त्रेता के दो वीर काव्य कृति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि श्याम नारायण पांडे की है, विकल्प बी कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है, विकल्प सी नारेंद्र शर्मा की है, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा की। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 75 आपके स्क्रीन में है कि त्रेता के दो वीर काव्य कृति किसकी है।
तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा किसकी काव्यकृति है। विकल्प ये है कि श्यामनारायण पांडे की है, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान की, विकल्प सी नरेंद्र शर्मा की है, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा की है। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और बिल्कुल आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, श्याम नारायण पांडे इज राइट आंसर, है ना। अब त्रेता के दो वीर कौन हैं? बोले सर त्रेता के दो वीर एक तो श्याम है और दूसरा नारायण है। तो त्रेता के दो वीर बोले कौन कौन? बोले सर श्याम और नारायण। तो श्याम और नारायण त्रेता के दो वीर हैं, ऐसे दिमाग में बैठा लेना है ना, कि त्रेता के दो वीर किसकी काव्यकृति है? तो त्रेता के दो वीर कौन? श्याम और नारायण, यानी कि श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई रचना है। ये ध्यान में रखिएगा और इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा बिल्कुल लाई जाती है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब बिल्कुल प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और प्रत्येक रविवार को 7 बजे जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचें परखें और मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।